राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय अरे यार थोड़ा आप लोग आपके पीछे विरंदा जी चिन्ना जी को बुलाइए। पीछे कीजिए वो कैमरा सामने रामनारायण बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रामनारायण बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहादुर बहादुर माननीय सांसद एवं राज्यसभा में जदयू के नेता श्री राष्ट्रपति सिंह जी को, माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र कुमार जी को एवं माननीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी को। स्कूल की बच्चियां जल्दी से स्वागत गान प्रस्तुत करेंगी। क्षमा प्रार्थी के साथ समय बहुत हो गया है कि मैं क्षमा प्रार्थी से कि जल्द से जल्द आकर के कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में प्रवेश करवाएं। समय का ख्याल रखते हुए घड़ी बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं प्राप्ति होते हुए और विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ। सिर्फ मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। अभिनंदन तो सबका मैं कर ही रहा, देख रहे हैं कि डाक टिकट जारी हुआ, तो कृतज्ञता उचित नहीं है, कृतज्ञता होनी चाहिए। और कृतज्ञता एक बार कहने से नहीं होती है। आप लोगों को शायद नहीं मालूम है कि ये विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह जी से वो उन्होंने लिखा था, रविशंकर प्रसाद जी, नंदकिशोर यादव जी, राधा मोहन सिंह जी, कई गणमान्य उस समय के जो सांसद थे उन लोगों ने लिखा। लेकिन मैं तो श्याम नारायण सिंह जी से लेकर स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी से लेकर के जितने थे, हर कुछ दिन के बाद किसी लिए उसका प्रयास करते थे। और 11 साल निरंतर प्रयास करने के बाद श्याम नारायण सिंह यानी मेरे पिताजी का ये डाक टिकट जारी हुआ। और
और इसके लिए मैं सुशील जी को हृदय से दोबारा से कई बार के बाद मीडिया में भी देने के बाद आज पुनः मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता। मेरे छोटे भाई कैलाश कैलाश जिन्होंने सारा आयोजन किया, उनकी पत्नी सीमा कैलाश, और ये एक प्रेरणा दिया उन्होंने कि उन्होंने अपने ससुर के लिए ये धन सृजित किया और इस सारे कार्यक्रम को बनाने के लिए इस सारे मैं यहाँ के संचालक जो मशहूर मैन और किसान श्री अवार्ड से एक सम्मानित हैं, जो संचालन कर रहे हैं पप्पू जी से लेकर के और अपने सारे बच्चों का नाम भी लेके मैं समय नहीं करके उन सभी का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अंत में सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुशील जी के साथ बहुत बार घूमने का, राजनीतिक जीवन में बहुत मंच शेयर करने का, भाषण देने का मौका मिला, लेकिन आज जहाँ सुशील जी हमारे अतिथि हैं और सरकार है और मैं जनता के हैसियत से उनसे और माननीय आरसीपी सिंह साहब से, हमारे सांसद महोदय से और हमारे विधायक जिनको मैं गणेश कहता हूँ, प्रथम पूज्य दी हुई है। और एक बात, दो तीन मैं बताना चाहता हूँ सुशील जी, ये विद्यालय जो पिताजी ने खोला जिसका उनके नामकरण होना है, इसका भवन टूट चुका है, जर्जर हो चुका है। पूर्ववर्ती सरकार जो थी एनडीए की, उसके पहले की जो सरकार थी उसमें माननीय शिक्षा मंत्री भी आके घोषणा कर चुके थे, ये निर्माण नहीं हुआ। कृपया ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, वो भवन विद्यालय हाई स्कूल का निर्माण हो। इस स्कूल में हजारों की संख्या में IAS दिया है। 3-4 वर्ष पूर्व इसी विद्यालय की एक छात्रा मैट्रिक बोर्ड में 4th पोजीशन लाई थी। ये स्कूल एक विद्या की नगरी है श्रीनगर, अश्वत्थामा यहाँ के थे इसलिए इसका नाम बगल का अस्थामा पड़ा। तो इसमें कोई न कोई ऐसी बात है कि हाँ महापुरुष होते हैं। इस विद्यालय को मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यथाशीघ्र इसका निर्माण, नए भवन का निर्माण हो जाए। एक ये मैं जो मेमोरेंडम है इसके अलावा जो जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, तो एक बात तो ये थी। दूसरी बात कि इस गांव में एक से एक विभूति हुए। माननीय सिद्धेश्वर प्रसाद जो त्रिपुरा के गवर्नर थे, ईश्वर उनको शतायु करे, उन्होंने आके शिलान्यास किया था, क्योंकि हमारे परिवार की तरफ से जो श्याम नारायण सिंह मेरे स्वर्गीय चाचा नंद किशोर सिंह जी ने जो महाविद्यालय की स्थापना की थी पिताजी के नाम पर, उसके लिए गवर्नर के नाम से उन्होंने 3.5 बीघा या जो भी है उसको रजिस्ट्री भी की थी। मैंने, सुशील जी आपके ध्यान में होगा, मैंने उस कॉलेज के निर्माण का एक बीड़ा उठाया, एक प्रयास किया। माननीय रविशंकर जी, माननीय सरजू राय जी और माननीय गंगा बाबू से मैंने 10-10 लाख रुपए मांगे थे और तीनों ने 10-10 लाख रुपए देने के लिए कहा भी था, लेकिन एक टेक्निकल प्रॉब्लम यह हो गई। बाद में रवि जी ने मुझे बताया कि नए भवन के निर्माण के लिए फॉर न्यू इरेक्शन इट्स नॉट पॉसिबल। अगर कुछ होता तो उसमें एडिशन हम कर सकते थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, मुझे ये नियम कानून नहीं मालूम था। माननीय सुशील जी, अब मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि वो जमीन मेरे परिवार की तरफ से दी गई, इस विद्यालय +2 का विद्यालय है, उस जमीन में सरकार एक डिग्री कॉलेज खोले। और सुशील जी, आपसे व्यक्तिगत रूप से एक मित्रवत मेरा आपसे आग्रह है कि बाय द वे आप IT मिनिस्टर भी हैं, तो डिग्री कॉलेज के साथ IT की विशेषज्ञता की भी कोई पढ़ाई हो, इसके लिए मेरा व्यक्तिगत आग्रह आपसे होगा अधिकार पूर्वक। इसके बाद सुशील जी, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, इस गांव के एक और महापुरुष हुए जो विश्वविख्यात कम से कम थे, डॉक्टर P. दयाल। डॉक्टर P. दयाल की स्मृति में कुछ भी नहीं हो तो कम से कम बिहार सरकार भूगोल के विशेषज्ञता के लिए एक अवार्ड जरूर दे, यही उनके लिए सच्चा सम्मान होगा, उनके नाम को जिंदा रखना। और इस गांव में पहले हम लोग के स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी लाइब्रेरी होती थी, अब लाइब्रेरी का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। तो सुशील जी, आप तो खुद एकेडमिक रहे हैं,
इंटेलेक्चुअल भी हैं, इस पर भी आप ध्यान देंगे कि डॉक्टर पी दयाल की स्मृति में कुछ यहाँ हो। ऐसे महापुरुषों के धरती पे सिर्फ उनका अभिनंदन करने से, उनके जन्मदिन और उनके पुण्यतिथि मनाने से कहीं बेहतर मैं ये समझता हूँ स्मृति उनकी जरूर हो, लेकिन उनके नाम पर कोई क्रिएटिव वर्क हो। सुशील जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है इस सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक लाइन की एक कहानी मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इस दस्तावेज में जो आपको स्मारक पत्र और RCP सिंह साहब वगैरह सबको मैं जो लेने जा रहा हूँ, लंबी चौड़ी बात है। एक कहानी सिर्फ इतनी है कि एक व्यक्ति को शंकर भगवान ने दर्शन दिया और बोला कि एक वरदान मांग लो। तो ये घबरा गया क्योंकि इसके पास समस्याएं बहुत थी। तो उसने कहा कि भगवान मुझे एक दिन का समय दीजिए, और उस गांव के सबसे बुद्धिमान आदमी के पास हो गया। तो समस्या थी कि उसकी माँ ने कहा कि भगवान ने जो दर्शन दिया है तो मैं जन्मान हूँ, अंधी हूँ, मेरे लिए आंख मांग लो। पिता ने कहा कि मैं कई पुश्तों से गरीब हूँ तो धन मांग लो, और पत्नी ने कहा कि मुझे संतान नहीं है, वंश कैसे चलेगा, तुम संतान मांग लो। तो गांव के जो समझदार व्यक्ति थे उन्होंने एक उनको टिप दिया कि आप यही मांगो, एक ही वरदान मांगो। उसने भगवान से कहा, भगवान मेरी माँ अपने पोते को सोने की कटोरी में दूध भात खाते देख ले। भगवान ने कहा एवं वस्तु। लेकिन बाद में भगवान को ध्यान में आया कि ये तो इसने तो सब कुछ मांग लिया। तो सुशील जी आप सिर्फ ये मैं आपसे मांग रहा हूँ, एक चीज मांग रहा हूँ, इस गांव को स्मार्ट विलेज घोषित करवा दें, बाकी सारी काम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब उनका बहुत बहुत अभिनंदन। दिया है। अब मैं जल्दी से श्री निरंजन पटेल जी को आग्रह करूंगा कि वो श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए जो शब्द हैं। कैबिनेट कल थी यार, कैबिनेट की बैठक कल। संचालन करता इंजीनियर संजीव जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सांसद RCP सिंह जी, स्थानीय सांसद कौशलेंद्र जी, स्थानीय विधायक जितेंद्र जी, नालंदा से चुनाव लड़े छोटे मुखिया जी, और बड़े भाई हम सब लोग के, और स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी के पुत्र जिनका शादी भी लगातार बचपन से मुझे मिलता रहा है, वैसे कुमुद बिहारी सिंह जी, उनके दूसरे पुत्र इस आयोजन करता कैलाश बिहारी सिंह जी, अन्य सभी आए हुए अतिथिगण और सभी महानुभावगण और मित्रों, समय बहुत हो चुका है। आदरणीय सुशील मोदी जी विलंब से आए हैं, इसलिए बहुत कुछ लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना है। केवल 2-3 मिनट के अंदर में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। स्वर्गीय श्याम नारायण जी के जो जीवनी को मैंने पढ़ा है, उसमें कई सारे महत्वपूर्ण उनके किए हुए कार्य हैं, लेकिन मेरे को जो प्रभावित करता है, सबसे पहला काम कि जब वह सर CPN सिंह के साथ मिलकर करते थे और उन्होंने नेपाल को भारत में मिलाने के लिए जो मसौदा तैयार किया था, और उसके जो वहाँ के महाराजा थे राजा त्रिभुवन सिंह, वह भी जो है से उस पर सहमति व्यक्त कर दिए थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, नेपाल उस समय साथ होता तो यह काम आज चीन नहीं कर पाता। सरदार पटेल ने जो काम किया था उन्हीं के पद चिन्हों पर चल कर करके, और स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह भी भारत की एकता और अखंडता को, भारत के प्रभुत्व को पूरे दुनिया में स्थापित करना चाहते थे। आज़ादी की लड़ाई में उनका बड़ा योगदान था। लोगों ने कहा, पहले भी सुने कि 1942 में जब उनके उत्तेजक भाषणों के कारण और अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाया गया और जिसमें 7 शहीद हुए, जब सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए, तो उनकी मूर्तियां वहां स्थापित है। कई लोगों का मांग हुआ है। मैं भी आदरणीय सरकार के मुख्य अंग और उप मुख्यमंत्री बैठे हैं सुशील मोदी जी से, पटना के अंदर में बहुत सारे पार्क बने हैं और बन भी रहे हैं। किसी न किसी पार्क का नामकरण स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह के नाम से कर करके और वहां एक उनकी मूर्ति स्थापित हो, जिससे कि पूरे बिहार के लोग उनको जान सके, केवल बिंद के लोग और नालंदा के लोगों के
जानने से उनका जो काम है वह नहीं हो सकता है, इसलिए वह काम निश्चित रूप से होना चाहिए। आप जानते हैं कि नालंदा को पूरे दुनिया के अंदर में बिहार को अगर पहचान मिलती है तो नालंदा के कारण, और नालंदा की पहचान यह बिंद है। और इस बिंद के विकास की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र से स्वर्गीय श्याम नारायण जी ने स्कूलों की स्थापना के माध्यम से किया है, और जिसके कारण आज नालंदा जिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी जिला के रूप में जाना जाता है। बिंद को पूरा कई सारे महानुभाव दिए हैं, कई सारे बड़े बड़े विद्वान यहाँ से दिए हैं, इसलिए स्वर्गीय श्याम नारायण जी के आज हम आज कर करके, और नालंदा नहीं, बिहार नहीं, देश को हम फिर उसी ऊंचाई पर, उसी बुलंदियों पर पहुंचा सके, वही उनका सच्ची श्रद्धांजलि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और चूंकि मेरे अनुज हैं और आपने जो भी भावना व्यक्त की है वो एक पुत्र की भावना व्यक्त की है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मेरे तरफ से भी धन्यवाद। और के बाद आज स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू के मूर्ति अनावरण समारोह में उपस्थित बिहार के सम्मानित और हम लोग के अभिभावक माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय सुशील मोदी जी, हम लोग के अभिभावक और राज्यसभा के सांसद, हम लोग के मार्गदर्शक आदरणीय रामचंद्र बाबू, इस समारोह में शिरकत कर रहे सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक भाई प्रेमरंजन पटेल जी, हमारे नालंदा के सांसद आदरणीय कौशलेंद्र बाबू, हमारे बीच उपस्थित भाजपा के नेता भाई कौशलेंद्र जी, हमारे जदयू के नेता अरुण वर्मा जी, मुन्नी देवी जी, रंजन जी, और हमारे बीच उपस्थित जिला पार्षद भाई अनुरुद्ध जी, उपस्थित अभिभावकगण, बड़े भाई, माताओं बहनों, और श्याम नारायण बाबू को चाहने वाले सभी लोगों को मैं अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज इस मुबारक मौके पे इस वीर की धरती पर अपने नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम अपने गार्जियन, अपने अभिभावक आदरणीय रामचंद्र राव का भी हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये सौभाग्य की बात है, ये बिंद प्रखंड हमारा गृह प्रखंड है और यहाँ से मैं विधायक हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बिंद प्रखंड एक पावन भूमि है, एक पवित्र भूमि है। इस भूमि ने कई महापुरुष को जन्म दिया। आज आप देख रहे हैं स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू जैसे व्यक्तित्व को इस धरती ने जन्म दिया, जिनका आज हम लोग याद कर रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, जिन्होंने उस आज़ादी की लड़ाई में, भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महती भूमिका, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो एक मिसाल है हम तमाम लोगों के लिए। ये धरती कई लोगों को जन्म दिया। इसी धरती ने स्वर्गीय नंद बाबा को जन्म दिया, जो अपनी अमिट छाप छोड़ी। पी दयाल साहब को जन्म दिया, प्रोफेसर सिद्धेश्वर बाबू को जन्म दिया, स्वर्गीय अयोध्या बाबू को जन्म दिया। ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जो अपने कार्यों से पूरे जिला को ही नहीं, राज्य को नहीं, अखिल भारतीय स्तर को एक प्रेरणा दिया
लोग आत्मसात किए उनके प्रेरणा को और एक सफलता मिली। आज एक सुखद मौके पर हम आभार प्रकट करते हैं अपने तमाम अभिभावक को। और ये धरती बहुत ही पुण्य की धरती रही है। हमारे आदरणीय कुमुद बिहारी बाबू जिन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हमारे श्याम नारायण बाबू स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ शिक्षाविद थे और उन्होंने कई स्कूलों का शुभारंभ किया और कहा कि शिक्षा के सहारे ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जहाँ शिक्षा है वो गांव, वो प्रदेश आगे बढ़ेगा और शिक्षा के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी और आदरणीय रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में एक सकारात्मक सोच, एक रचनात्मक विचार के तहत पूरे बिहार में विकास हो रहा है। शिक्षा का विकास हो रहा है। बिंद वो प्रखंड था जब बनारस से बिंद आने के लिए सोचना पड़ता था। आज हमारे बीच बिंद मुख्य धारा से जुड़ गया। कई समस्याओं से झंझावात से जूझता था, कई चुनौतियों का सामना करता था, लेकिन आज बिंद का चतुर्दिक विकास हुआ है। अभी बहुत कुछ होना है और हमें खुशी होती है कि आज 2005 के बाद जो विकास हुआ बिहार में और इस क्षेत्र में, वो कभी लोग भूल नहीं सकते। बिंद उच्च विद्यालय के बारे में चर्चा हमारे कुमुद बिहारी जी ने किया, हमारे अभिभावक हैं। सही कहा, हमने भी इस स्कूल के बारे में विधानसभा में और उच्च स्तर प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखा है और सरकारी आश्वासन भी मिला है, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। तो हम महोदय से आग्रह करेंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, कि इस स्कूल का निर्माण हो। हमसे बगल में बैठे थे और वो पूछ भी रहे थे कि स्कूल की स्थिति क्या है, और उन्होंने, मुझे लगता है कि आने वाले जो वित्तीय वर्ष होंगे उसमें राशि आवंटित होगा और बिंद उच्च विद्यालय का अपना नया रूप मिलेगा, क्योंकि ये बिंद उच्च विद्यालय का अपना एक भविष्य रहा है, एक धरोहर के रूप में रहा है और यहाँ से कई प्रतिभावान व्यक्ति आगे बढ़े हैं। इसलिए मैं चाहूँगा, आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि इस विद्यालय पर ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ से और शिक्षा का विकास हो। तो आज कोई भाषण का दिन नहीं है। आज तो हम विधायक की हैसियत से, स्थानीय विधायक की हैसियत से तमाम अतिथियों का अभिनंदन करते हैं। और हमारे विधानसभा में आदरणीय उप मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, आदरणीय हमारे गार्जियन रामचंद्र बाबू आए हैं, उनको हम तहे दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं। और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ बिंद में श्याम नारायण हमारे कसीस राय प्रखंड स्थानीय विधानसभा में, वहाँ हमारे गुरसुहाय बाबू, ऐसे व्यक्ति का ये विधानसभा क्षेत्र है। तो हम लोग तो गौरवान्वित होते हैं कि हमारा स्थानीय विधानसभा में कई महापुरुषों ने जन्म लिया और अपने कार्यों से, अपने कर्मों से पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में अपना नाम किया, जिससे हम लोग गौरवान्वित होते हैं, अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। तो हम लोग इनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और यही आग्रह करते हैं कि हम लोग सब मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। और आज एक बार फिर अपने नेता को अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद। इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, आरसीपी सिन्हा साहब, यहाँ के विधायक आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी, पूर्व विधायक और आदरणीय प्रिय रंजन पटेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित पूर्व प्रत्याशी आदरणीय छोटे मुखिया जी, आदरणीय मनोज जी, इस कार्यक्रम में लगे हुए उनके परिवार के कुमुद बिहारी बाबू, कैलाश बाबू,
रवि रंजन जी, टुल्लू जी, प्रेमनाथ जी, हरिहर बाबू, आदरणीय कृष्ण कुंदन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेता और साथियों, मैं कोई भाषण देने नहीं आया, बल्कि कम समय में सिर्फ शिव नारायण बाबू के आज आत्मकथ की प्रतिमा का अनावरण हुआ। मैं उसके लिए उनके परिवार को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। वैसे जो था, जो 2037 से लेकर 52 तक विधायक रहे, उनके बारे में हम लोग बाद में जाने, जब राजनीतिक जीवन में आए तो श्याम बाबू के बारे में कुछ जाना, लेकिन बिंद के बारे में विस्तार से लोगों ने चर्चा किया है। बिंद की जो भूमि है ये पूजनीय भूमि है, एक नहीं अनेकों लाल यहाँ लोगों ने पैदा किया है। मैं इस धरती को भी न बनाने का प्रयास में करूँगा और मैं आने वाला जो समय होगा, कम से कम समय में हमारा प्रयास होगा कि नालंदा जिला का मैं सांसद हूँ। जो भी बन पड़ेगा, शिव नारायण बाबू के नाम पर एक मूर्ति नहीं, अन्य प्रखंडों में भी हम लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि उनके जीवन में जो घटनाएं घटी है और जो उनके जीवन में जो विधता था, उनको काम करने का जो तौर और तरीका था, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिले कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनके बारे में जाने और उनसे एक दर्शन के रूप में, उनका एक जीवन खोला हुआ किताब के रूप में है। मैं तो यह भी चाहूँगा कि उनके जो परिवार हैं, जो उनके बगल में रहे हैं, जो उनके सानिध्य काम किए हैं, उन पर एक किताब लिखना चाहिए, जो कि आने वाली पीढ़ी उसको दर्शन करे, उससे शिक्षा ले। उम्मीदवारों पड़ेगा मेरे सांसद निधि से, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे अन्य कार्यक्रमों में जो भी बन पड़ेगा शिव नारायण बाबू के प्रति मैं जितना भी बन पड़ेगा पूरे जिला में, चाहे मूर्ति का सवाल हो, चाहे उनके नाम पर सामुदायिक भवन हो, उनके नाम पर गेट का सवाल हो, उनके नाम पर रोड का सवाल हो, जो भी हमसे बन पड़ेगा उनके नाम पर मैं प्रयास करूंगा कि उनका नाम और बढ़े, हमारे आने वाले पीढ़ी उनसे दर्शन करे, उनसे शिक्षा ग्रहण करे। यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी। मैं आप बन जाता है तो फिर शादी ब्याह या काफ़ी कार्यक्रम होगा, और मैं आपकी भावना का सम्मान करते हुए एक आग्रह पुनः आपसे करना चाहता हूँ। मेरे पिताजी की 2 मूर्ति यहाँ लग गई है, उसमें जो भी धन लगता है, मेरे पिताजी शिक्षा पर बहुत जोर दिया उन्होंने। मिडिल स्कूल खोला, हाई स्कूल खोला, राजेंद्र साहित्य विद्यालय सेवदा में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रेसिडेंट थे, पिताजी वाइस प्रेसिडेंट थे, शिक्षा पर जोर दिया। मेरा आपसे एक विनम्र आग्रह होगा, विनती होगी कि मूर्ति लगाने के पैसे को आप बालिका शिक्षा के लिए, क्योंकि बालिका शिक्षा पर पिताजी का बहुत जोर था, आप उसमें लगाएं और उसमें और पैसा ऐड करके करें। यहाँ के जितने नालंदा के विद्यालय हैं, कम से कम ये ब्रेन है, ये ब्रेन टैंक है, एक साल में 18 IAS IPS जिस क्षेत्र से, जिस जिला से बनते हैं, मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना होगा कि बालिका शिक्षा के लिए, कंप्यूटर के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए उस फंड को आप लगाएं, और हम सब के आपको उसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के आयोजक स्वर्गीय
श्याम नारायण बाबू के सभी परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने यहाँ उनके मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा। ऐसे एक एक करके 10 हो जाएगा। बिहार के सम्मानित उप मुख्यमंत्री बनता जाएगा। आदरणीय सुशील मोदी जी, नालंदा के हमारे सांसद कौशलेंद्र जी, अस्थाना के विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के सभी हमारे सम्मानित साथीगण, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि वो जहाँ भी होंगे, 50 साल तो हो गए, और वो चाहे हिंदू धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सब में माना जाता है वहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। तो जहाँ कहीं भी होंगे, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार के नेक काम की शुरुआत अपने जीवन में किया, वहाँ भी कर रहे होंगे और करते रहें। आप सब इस बात को जान रहे हैं कि आज जो पूरे देश में और पूरे विश्व में जो समस्याएं हैं वो क्या है? अभी आपने देखा ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर आप गौर करिएगा तो पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या क्या काम किया है, देखिए इसको, और लगेगा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग रहे और जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए इतना काम किया, तो उनको निश्चित रूप से लग रहा होगा कि किस प्रकार से आज हमारा देश 70 वर्षों के बाद विपरीत परिस्थितियों के बाद भी एक खास मुकाम हासिल किया। अभी आपने देखा ना, बस 2-3 दिन पहले ही ये पहली बार आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ के कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे। रमल्ला वो देश फिलिस्तीनी देश है, वहाँ लड़ाई चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का, और कितना अच्छा जो कहिए समझिए कि माहौल वहाँ बनाया प्रधानमंत्री जी ने, कि उनकी सुरक्षा वहाँ के इजरायली लोग कर रहे थे। ये जरा समझने की चीज है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये देश का जो मान सम्मान बढ़ा है, अभी आपने देखा ना, वो हमारा पश्चिम एशिया है। अभी हम लोग का 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था। 10 देशों के एशियन कंट्रीज हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष थे, उनमें से 5 अपने परिवार के साथ थे, 15 लोग। कभी आपने ऐसा सीन देखा था? मुश्किल से कोई एक आते थे। आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश कभी मांग करते हैं कि हमको गल्ला चाहिए, कभी मांग करते हैं कि हमको IMF से लोन चाहिए। क्यों? इस तरह की व्यवस्था हुई है कि इस देश में आप जान लीजिए $410 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये साधारण बात है। आप देख रहे हैं हमारे अब सब किसान हैं, 275 मिलियन टन अनाज पैदा करते हैं, 300 मिलियन टन आप सब्जी पैदा करते हैं, दूध, शहद, अंडे, मछली, मांस। अगर आप देखिएगा तो किस तरह से अपने देश में लोगों ने काम किया है, और सरकार ने जिस तरह से हिंदुस्तान को संवारा है, तो बाहर इज्जत आपकी कब होती है? जब घर आपका ठीक हो और घर में लोग आपको इज्जत हो।
तो बहुत लोगों को लगता होगा कि साहब प्रधानमंत्री का तो हमेशा ही देता है। नहीं, पहली बार आप देख लीजिए कि हमारी विदेश नीति भी कैसी है। पहले बहुत कितने लोगों को समझ में आता था कि पंचशील का सिद्धांत क्या है, कितने लोगों को समझ आता था कि साहब हमारी जो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या है। लेकिन आज देखिए, अगर कोई हमारा बिंद का भी बच्चा कहीं पढ़ता है विदेश में, अगर परेशानी होती है तो हमारी जो सुषमा स्वराज जी जो फॉरेन मिनिस्टर है तुरंत इंटरवेन करती है। आपको जान करके अच्छा भी लगेगा कि भारत सरकार की जो विदेश नीति है वो भी जननीति हो गई है। पब्लिक समझती है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले विदेश नीति के लिए आपको बहुत चीज को समझना पड़ता। तो ये देखिए हमारे देश में काम हुआ है और इसके चलते हमारे देश का मान सम्मान विदेशों में बढ़ा है। यही मैं कह रहा था कि जहाँ कहीं भी लोग हमारे श्याम बाबू, उनको भी अच्छा लग रहा होगा कि देखिए हमारा देश में इस तरह का काम है। आप सोचिए, पहले ही लोग बरसों से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते रहे। अंग्रेजों का क्या साम्राज्य था, कहीं सूर्यास्त नहीं होता। आप यही समझ लीजिए कि हिंदुस्तान की क्या पहचान हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। पहली बार हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को हरा करके अपना वहां सीट कब्जा किया जाता है। ये कितने गौरव की बात है कि जो अंग्रेज हमको शासन करते थे उनको हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनको हटा करके हम स्थापित किए। ये साधारण बात नहीं है। ये सब इसलिए है कि भाई हमारे यहाँ जो काम हो रहा है उसके बाहर भी चर्चा है। ये ठीक है कि हमारा यहाँ 130 करोड़ हमारी आबादी है। आप जरा समझिए ना, जिसमें देश आजाद हुआ था 36 करोड़ आबादी थी, 52% हमारे लोग उसमें कृषि पर, 52% हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, 80% हमारे जो है वो लोग गांव में रहते थे। आज आप देखिए कि 130 करोड़ लोग, अगर आप देखेंगे गौर करके तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें बहुत काम करने की जरूरत तो है ही, साथ ही सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है जो हमारे किसानों का। तो आप देख रहे हैं ना, हमारे पूरी की पूरी हमारी सरकार बिहार में भी तीसरा कृषि रोड लाया गया। अब भारत सरकार में पहली बार आप देखिए, सब लोग बहुत लोग लिख रहे हैं कि सर किसानों को सरकार ध्यान दे रही है। किसानों की आबादी इतनी है, अगर उनको नहीं सुरक्षा दिया जाएगा तो फिर कैसे हमारा देश मजबूत होगा। तो चलिए, पहली बार अब तो देखिए पॉलिसी बन गई, ये एमएसपी जो निर्धारित होगा उसमें 50% जो है जितना लागत आता है उसको जोड़ करके हम लोगों ने इस बात को प्रधानमंत्री जी के सामने रखा है कि साहब ये तो ठीक है कि एमएसपी का एक फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन किसानों के लिए जरूरी है कि अब तक अगर आप ब्लॉक को देखिए, ब्लॉक में जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, एक होता है कोऑपरेटिव देखता है, एक आपका प्लांट प्रोडक्शन देखता है, एक आपको जो है एग्रीकल्चर देखता है, एक आपको सोशल वेलफेयर को देखता है, कई तरह के। लेकिन हमारा कहीं भी फोकस जो किसान की उपज है उसकी मार्केटिंग के लिए नहीं है। हमारा पूरा का पूरा जो कृषि नीति है वो उत्पादन आधारित है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है, मार्केटिंग के बारे में पहले नहीं सोचा गया। लेकिन अगर आप देखिए जो हमारा पूरा का पूरा जो कृषि रोड में बिहार में है, साथ ही जो इस बार बजट है केंद्र सरकार का, अगर पढ़िए तो देखिए फोकस है मार्केटिंग। और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी से एनडीए की बैठक में मांग की कि साहब अब समय आ गया है जब किसानों की भी न्यूनतम आमदनी हो, इसका निर्धारण हो जाना चाहिए कि अगर 1 एकड़ उनके पास जमीन है तो साल में कितनी उनकी मिनिमम आमदनी होनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारा देश और अधिक तरक्की करेगा। तो हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं। ये सही है कि हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिसमें श्याम नारायण बाबू का योगदान रहा, लेकिन हम लोगों को उन्होंने आज़ादी दिलाई है कि आगे भी हिंदुस्तान तरक्की करता रहे। और तरक्की कब करेगा? जब हम चारों तरफ हमारा चतुर्मुख विकास हो। आज देख रहे हैं ना कि अभी हमारे पूरी की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, आपको शिक्षा के लिए स्कूल भेजने की बच्चों की जरूरत ही नहीं रहेगी। उस पर हम लोग को गौर करना चाहिए। और एक बात आप जो और कह रहे थे कि लड़कियों की शिक्षा का, अब तो स्थिति ये है बिहार में, अगर देख लीजिए तो लड़की तो लड़कियों से बहुत आगे, लड़की जो है लड़कों से बहुत आगे होकर शिक्षा क्षेत्र
और पहले ये होता था कि साहब लड़कियों के लिए अलग व्यवस्था हो, लड़कों के लिए अलग व्यवस्था। अब तो शिक्षा सबके लिए है और जिस प्रकार की व्यवस्था है सब आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से आप बिहार को देख लीजिए, पहले क्या होता था, बिहार का लोग मान सम्मान काहे नहीं करते थे, काहे लोग बिहार को बदनाम की उस नजर से देखते थे। ये तो देखना चाहिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मोदी जी को सम्मान मिला है तो वो पूरे देश का सम्मान है, और यहाँ हर एक बिहारी को जब बाहर सम्मान मिलता है तो पूरे बिहार को सम्मान। आप दिल्ली में रहते हैं, पहले लोग कैसे बिहारी को देखते थे, क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार की जननी बिल्कुल बनी हुई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ नहीं था। लेकिन अब जब सब काम हो रहा है तो बिहार का भी मान सम्मान बढ़ा है। और अब जब हो गया है तो दिन भर खोजते रहते हैं कि कौन सी कमी है। कोई भी नई चीज आती है उसमें शुरू में कुछ न कुछ परेशानी होती है, लेकिन ये तो सही है ना कि अभी एक देश है और टैक्स एक हो। अब शुरू में तरह तरह की समस्या आती है, लेकिन हम लोग सब लोगों को इस बात के लिए सुशील जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इसके अध्यक्ष हैं और इनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छा काम किया है। और हम समझते हैं कि आगे आने वाले समय में भी जो भी नीति निर्धारण होगा उनमें इनका योगदान रहेगा। और निश्चित रूप से बिहार के ऐसे प्रदेश को जो कि मुख्यतः कंज्यूमर स्टेट है उसको फायदा मिला है और आगे भी मिलेगा। तो आगे आने वाले समय में हम सब लोगों को बिहार को इस तरह से बनाना है कि बिहार किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो, कहीं किसी से पीछे नहीं रहे। और इसके लिए जरूरी है कि समाज में सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द बने। आप देखिए श्याम नारायण बाबू समय में आपने जो कागज यहाँ रखा है, 1946 में जब सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे उनकी भूमिका देखिए, 6000 लोगों की रक्षा की। ये साधारण बात है। तो समाज में सब लोग मिलजुल करके रहे, भाईचारा बढ़े और साथ ही साथ जो गैर बराबरी हो वो भी अंत हो, उसका भी अंत हो। समय नहीं है मैं बताता कि 7 निश्चय कैसे कार्यक्रम है जिससे गैर बराबरी समाप्त हो। ये देखिए यहाँ पर राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल एक्ट है। देखिए ना जो पूरा का पूरा जो प्रशासन है, RTI, कोई भी सूचना कहीं से ले सकते हैं। राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, कोई भी सेवा प्राप्त कर सकते हैं। एंड राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्यूसल एक्ट, आप जरा जान लीजिए, सिर्फ 4 चीजों को छोड़ कर करके आज कोई काम के लिए अगर कहीं भी आपके साथ अन्याय होता है, कहीं पर आपके भीख मांगने की जरूरत नहीं है। इस कानून के जरिए किसी भी आप काम को करवा सकते। ये देखिए किस तरह से बिहार में जो आज हमारी सरकार है, जो हमारी एनडीए की सरकार है, किस तरह से काम करेगी बिल्कुल जमीन पर। आप देखिए बिहार में कितना बड़ा काम हो रहा है, खास करके ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। कल ही मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे जो हमारा जो पूरा का पूरा जो एग्रो फॉरेस्ट्री पर हुआ, आप जरा समझिए कितना बड़ा, इससे पूरा का पूरा नालंदा में खास करके फायदा हुआ। ये देखिए जो बांस है, पहले जमाने में लोग बांस को काट भी नहीं सकते थे, आज भी पता कर लीजिए बिहार में काफी ट्रक बांस आता आसाम से। अब आज आप देखिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने बांस को जो पेड़ की श्रेणी था उसे हटन करके उसको घास की श्रेणी मिला दिया। आप बांस लगाइए, बांस को बेचिए, बांस से पैदा आप फसल प्राप्त करिए। ये प्रधानमंत्री जी जो दुगनी आमदनी की बात कर रहे हैं किसानों को, उसे धान गेहूं से तो नहीं आएगा ना, पूरा का पूरा जो पूरा क्षेत्र है उसमें सब में काम करें। तो हमारा सिर्फ यही आप सबसे अनुरोध होगा कि हम लोग सिर्फ पिछली मानसिकता से न सोचें, सिर्फ आप ट्रेडिशनल सोच न रखें, बल्कि जिस तरह से समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है, जहां दुनिया जा रही है, उस तकनीकी का प्रयोग कर करके हम सब लोग आगे बढ़े। और यही हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे श्याम बाबू रहे, इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और बिंद गांव को अब हम लोग सब जानते हैं, एक समय था कि जहां केंद्र में भी यही के बिजली मंत्री और राज्य में भी यही के नंदा बाबा बिजली मंत्री, लेकिन देखिए फर्क क्या था। उस समय बिजली की परिभाषा क्या थी, कौन गांव माना जाता था इलेक्ट्रिफाइड। उस गांव के किसी कोने से अगर बिजली का पोल और तार गुजर गया तो लिखा जाता था गांव विद्युतीकृत। और आज देखिए विद्युतीकरण की क्या परिभाषा है, गांव ही नहीं हर एक कस्बे के अंदर जो है बिजली पहुंचाया जाना, हर एक क्या करें तो मैं घरों के अंदर बिजली पहुंचा
देखा जाना है। केंद्र सरकार के बजट में भी आपने देखा ना कि 4 करोड़ ऐसे लोगों को, और बिहार में तो पहले से ही 7 निश्चय में है कि घर घर में बिजली। आप देखिए, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का दफ्तर हो, चाहे बीत गांव हो, यहाँ भी LED बल्ब जल रहा, तो कितनी बड़ी क्रांति है। तो ये सब जो सब किया जा रहा है, इसमें हम सब लोगों को साथ देना है, और साथ ही जो भी काम हो उसमें हम लोगों को सहयोग करना है। एक बार फिर से मैं स्वर्गीय श्याम नारायण बाबू के पूरे परिवार को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम लोग से जितनी अपेक्षा करते हैं उनसे ज्यादा हम करेंगे। इतना ही मैं करके अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव रंजन जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका आयोजक की तरफ से स्वागत करता हूं और पुष्प अर्पण करता हूं। एक और जानकारी जो माननीय सांसद आरसीपी सिंह जी दे रहे थे, और हमें भी पता है कि उनका ससुराल भी गुरुग्राम है, और माननीय श्री प्रसाद जी के दामाद होते हैं रिश्ते में, मुहद्दीपुर से भी उनका रिश्ता है, मेरे गाँव से भी। जनता दल यूथ के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा के सांसद आदरणीय आरसीपी सिंह जी, नालंदा के माननीय सांसद श्री कौशलेंद्र जी, माननीय विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, पूर्व विधायक श्री राजीव रंजन जी, पूर्व विधायक श्री प्रेमरंजन पटेल जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राम सागर जी, छोटे मुखिया जी, और आज जिनकी मूर्ति का यहाँ अनावरण हुआ, उनके पुत्र श्री कुमुद बिहारी सिंह जी, श्री कैलाश बिहारी सिंह जी, डॉक्टर अशोक कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, श्री अंजलि कुमार जी, रंजन जी, अनिरुद्ध जी, और अन्य उपस्थित मित्रों और भाइयों, मित्रों में सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आने में थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी विलंब हुआ। मुझे 3 बजे पहुंचना था और मैं यहाँ 6 बजे पहुंच रहा हूँ, इसलिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। मित्रों, श्याम नारायण सिंह जी के बारे में विस्तार से सब लोगों ने बताया। कुमुद जी मेरे 25 साल पुराने मित्र हैं, जान पहचान तो और पुरानी है, और मैं जब पहली बार विधायक बना तो केवी सिंह जैसे लोगों की बदौलत में विधायक बना। जब कुमुद जी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, जो पता नहीं जिंदगी में मैं उसको चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा। और हमेशा कुमुद जी अपने पूज्य पिताजी का जिक्र किया करते थे, और जैसा भी आदरणीय आरसीपी सिन्हा जी ने जिक्र किया, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। 6000 मुसलमानों की जान बचाने का काम श्याम नारायण बाबू ने किया था। मित्रों, मुझे बड़ी खुशी की आज उनकी स्मृति में यहाँ पर ये मूर्ति का अनावरण हुआ है। मित्रों, भी विस्तार से बहुत सारी बातों का जिक्र किया है आरसीपी सिन्हा जी ने। और देखिए, देश को आजादी कितने साल हो गए, और इतने वर्षों के बाद भी देश का जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ। मैं ऐसा नहीं कहता हूं उसकी पिछली सरकार ने काम नहीं किया, हर सरकार ने कुछ न कुछ काम जरूर किया, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि 2005 में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में जितना काम हुआ है, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 4 साल में जितना काम हुआ है, उतना काम पिछले 30, 40, 50 साल के अंदर भी नहीं हुआ था। अब तो ये विकास की गति रुकने वाली नहीं है। अभी मैं आ रहा था बिहार से यहाँ तक, सड़कों का जाल बिछा। आप सोचिए, आज से 5 साल के बाद बिहार की क्या स्थिति होगी।
आपको कहीं भी जाना 4 लेन सड़क, चौड़ी सड़क। एक जमाने में सड़कों का क्या हाल था, अब तो लोग आकर शिकायत करते हैं कि सर आप लोगों ने इतनी अच्छी सड़क बना दिया कि रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है। तो लोग ये नहीं कहते कि सड़क बनवा दीजिए, लोग कह रहे हैं रोड सड़क दुर्घटना को रोकने का कोई उपाय। आज सड़कों के बारे में कोई शिकायत नहीं कर सकता। और तो माननीय मुख्यमंत्री लगे कि केवल 500 की आबादी के गांव नहीं, केवल 250 की आबादी के गांव नहीं, बल्कि 100, जिस गांव और टोले की आबादी 100 है, उसको भी पक्की सड़क से जोड़ने का अभियान प्रारंभ हो गया है। और केवल गांव नहीं, जो टोला है उस टोले को भी सड़क से जोड़ने का अभियान प्रारंभ हो गया है। और केवल टोला नहीं तो गांव की गली, लोग समझते थे कि केवल शहर के अंदर गली पक्का होगा, लेकिन शहर की गली का भी पक्कीकरण, नली और गली, यानी केवल हाईवे नहीं, केवल NH नहीं, केवल 4 लेन 2 लेन नहीं, तो गांव की भी सड़क और टोले की भी सड़क और घर घर तक गली नली पक्कीकरण का काम प्रारंभ हुआ। अभी बिजली का जिक्र हो रहा था, मैं तो कभी सपने में नहीं सोचता था कि हम लोग की सरकार में रहते हुए भी कभी हम गांव गांव तक बिजली पहुंचा पाएंगे। लेकिन आज क्या हालत है, कोई ऐसा गांव, अभी जो 300-400 गांव बचे हैं, तो मई आते आते एक तो जितने गांव दिसंबर में बिजली पहुंच गई, जो टोले हैं वहां भी इस साल मई तक बिहार में एक भी टोला नहीं बचेगा जब बिजली नहीं पहुंचे। अभी मैं जितेंद्र जी से पूछा था क्या हाल है बिजली का, तो भाई जहाँ पहले घंटे भर बिजली नहीं रहती थी, घंटा भर भी, आज 12 घंटा 14 घंटा बिजली है। शहर में तो 20 घंटा 22 घंटा 24 घंटा बिजली है। तो ये जो विकास का काम है, ये जो प्रगति हो रही है, और देखिए बिजली और सड़क, ये 2 ऐसी चीज है कि अगर उसका निर्माण हो जाए तो विकास तेजी से बढ़ने लगता है। तो विकास कोई हवा में चीज नहीं कि विकास कर जाए। अभी RCP सिन्हा तो जिक्र कर रहे थे, किसान की आमदनी को बढ़ाने की बात करें। ये किसान की आमदनी बढ़ाने का मतलब क्या है, चीजों का लागत मूल्य कम कर दिया। आज यूरिया की खाद इस बार भी पिछले 4-5 वर्षों से 4 साल से पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी यूरिया खाद की कालाबाजारी नहीं हो। इस बार थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि पीओएस मशीन से खाद की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में खाद का संकट नहीं है, खाद की कालाबाजारी बंद हो गई। तो जो यूरिया 295 का 400 में बिकता था, अब 300 में मिल रहा, 310 में मिल रहा। तो किसान की बचत हुई कि नहीं हुई। अभी मैं रामसागर जी से चर्चा कर रहा था, 1 एकड़ जमीन को सिंचाई में कितना पैसा लगता है, तो अंदाज बता कि 1200 से 1400 रुपया एक महीने में खर्चा जाता है। गेहूं में 3 बार पटाना पड़ता है। कि मेरे बहनों और भाइयों, आज पूरे बिहार में जो सिंचाई है वो डीजल पर आधारित है, और अगले अभी तो घर घर बिजली पहुंच रही है। 2 साल के अंदर 6000 करोड़ रुपए की लागत से काम चालू हो गया है। गांव के अंदर खेती का लाइन अलग होगा और घर का लाइन अलग होगा। आज एक ही लाइन है जिसमें, अभी तो बिहार के अंदर खेती का लाइन नहीं है, अभी तो जो बिजली पहुंची है वो घर में पहुंची है। अभी भी 2% किसान भी बिहार में बिजली से और खेती नहीं करते। तो 2 साल इंतजार कीजिए, 2 साल
बिहार का कोई किसान और डीजल से खेती नहीं करेगा, बिजली से सिंचाई करेगा। और सोचिए कि जब बिजली से सिंचाई करेगा तो जो 1200 रुपया खर्च आता है 200 रुपये उसका काम हो जाएगा। सड़क अच्छी बन गई तो बाजार तक पहुंचना आसान हो गया। इसलिए मित्रों बहुत सारी बातें हैं। ITI का जाल बिछ रहा है, नर्सिंग कॉलेज खुल रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला 25 साल में। जहाँ जाते लोग कहते डॉक्टर दीजिए, डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से आएगा? डॉक्टर तो पैदा होता है मेडिकल कॉलेज में। और गुजरात का डॉक्टर बिहार में क्यों आएगा? हरियाणा का क्यों आएगा? और बिहार में हमने मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। मित्रों 25 साल में बिहार में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री को कि हम लोगों के 10 वर्षों के कार्यकाल में पावापुरी का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, बेतिया का मेडिकल कॉलेज चालू हो गया, मधेपुरा का मेडिकल कॉलेज जुलाई महीने में चालू हो जाएगा। और आगे आने वाले दिनों में 8 नए मेडिकल कॉलेज और बिहार में प्रारंभ हो जाएगा। हम लोग कहता है कि डॉक्टरनी नहीं मिल रही है, महिला डॉक्टर नहीं है। इसलिए मित्रों मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से बिहार के अंदर 2005 के बाद काम हुआ है, अगर उसी प्रकार का काम आज़ादी के बाद हुआ होता तो आज बिहार हिंदुस्तान के अंदर 1 नंबर का राज्य बन गया। मैं किसी को दोषी, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा कि जिन लोगों को मौका मिला राज करने का, राज भोगते रहे, पैसा बनाते रहे, बेनामी संपत्ति इकट्ठा करते रहे और आज उसका परिणाम भुगत रहे। इसलिए मित्रों हम लोग को जो मौका मिला है तो मैं कुरु जी को इतना ही कहूँगा कि छोटे मोटे मांग लेकर मत आइए। आप जितना सोच रहे, ठीक कहा ऋषि कृष्ण जी ने, आप जितना सोचते हैं उसे कई गुना ज़्यादा काम होगा। और श्याम नारायण लोगों का सपना क्या था? कोई उनका सपना मूर्ति लगवाना थोड़ी था, कोई उनका सपना स्कूल का एक कमरा बनवाना थोड़ी था। वो तो सब उन्होंने आज़ादी की लड़ाई इसलिए लड़ी, इसे कुर्बानी दी ताकि बिहार आगे बढ़े, देश आगे रहे। तो हम श्याम बाबू के सपने को पूरा करेंगे और एक सशक्त बिहार, एक मजबूत बिहार, केवल इस विद्यालय में एक कमरा नहीं तो बिहार के हर विद्यालय में पढ़ने के लिए पर्याप्त कमरा बने, हम इसकी व्यवस्था करें। 1-2 जगह कंप्यूटर की पढ़ाई में ऐसा नहीं, बिहार के सभी विद्यालयों में और कंप्यूटर से पढ़ाई हो, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। इसमें लोगों को मजबूत करना। लोग कहते हैं ना कि मछली मार, एक आदमी ने कहा कि मछली खिला दो लोगों को, और दूसरा है कि मछली पकड़ना सिखा दो, ताकि मछली पकड़ना जान जाएगा तो मछली पकड़ेगा और खाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि बिहार के लोगों को हम इतना सक्षम बना दें और बिहार को इतना सक्षम बना दें कि हर चीज़ के अंदर बिहार 1 नंबर पर पहुँच जाए। इसलिए मित्रों जो मुझे ने जिन बातों का जिक्र किया है उस पर भी हम गौर करेंगे, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि श्याम बाबू के सपने को ये जो वर्तमान सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, ये दोनों मिलकर उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और मैं कुमुद जी को और उनके दूसरे पुत्र श्याम बाबू के कैलाश बिहारी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। लोग माँ पिता के मरने के बाद माँ पिता को भूल जाते हैं, केवल श्राद्ध के समय में माँ पिता याद आते हैं, लेकिन बहुत कम संतानें ऐसी होती हैं जो मरने के इतने वर्षों के बाद भी अपने माता पिता का स्मरण करते हैं। और मैं इसलिए कुमुद जी को मैंने देखा कि डाक टिकट निकलवाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा इन्होंने। मैं होता तो हार जाता, लेकिन ये केवी सिंह थे जो मैं लगकर डाक टिकट निकलवा दिया।
और ये केवी सिंह और कैलाश जी हैं जिन लोगों ने लगकर इस मूर्ति का यहाँ पर अनावरण करवाया। तो पुत्र हो तो केवी सिंह और कैलाश बिहारी सिंह जैसा। इसलिए मैं इनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने माता पिता को, अपने उनके पिताजी का की यादगार को जिंदा रखा है। और मैं बैठे लोगों से आग्रह करूँगा कि अपने माता पिता के श्राद्ध में जितना खर्चा करते हैं अपने माँ पिता के स्मृति में कुछ गरीबों के लिए काम कर दीजिए। ये ठीक, हम 5 लोगों को हर साल 5 गरीब लड़कों को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देंगे, लाइब्रेरी में किताब देंगे। तो अपने माता पिता की याद में उस तो ऐसा कीजिए कि हर साल लोग याद रखें कि ये फलाने के पिताजी की स्मृति में काम हुआ। इसलिए हम लोग तो बस केवल मृत्यु हो गई तो श्मशान घाट पहुंचा दिए, रोग धो लिए, आग लगा दिया, श्राद्ध कर लिया और फिर निश्चिंत हो गए। इसलिए मित्रों, मैं कुमुद जी को और कैलाश बिहारी जी को फिर से एक बार अपने माता पिता की स्मृति को याद रखने की उस मूर्ति के अनावरण के लिए मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार स्वर्गीय श्याम नारायण सिंह जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माननीय आरसीपी सिंह साहब, सांसद महोदय, विधायक महोदय, केंद्र सरकार की जो योजना है, बिहार सरकार की जो योजना है, उसकी एक शुरुआत यहाँ से भी हो रही है। एक चिंगारी यहाँ से भी लग रही है, एक मशाल यहाँ से भी जल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के लिए उत्तराखंड से कुछ लोग आए हुए हैं। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय सुशील जी, सांसद महोदय, सब लोगों से आग्रह करूंगा कि यह और इसके बाद जो पिताजी की दूसरी मूर्ति हमारे जो पैतृक मंदिर है और हमारे जाबाज पुलिस अफसर भतीजे कुंदन कृष्णन जी ने बहुत आस्था से उस मंदिर का जो जीर्णोद्धार कराया है और आज वहाँ हम लोग ने रुद्राभिषेक भी किया है। वही पिताजी की दूसरी मूर्ति है, उसका अनावरण करें। और सुशील जी, आपके ही नेतृत्व में, आपके ही विभाग का स्टेट बैंक है, वो आपका कार्यक्रम है, उसको करें। इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका एक आभार करता हूँ। कैलाश बिहारी सिंह जी, आप। मैं कैलाश बिंद की धरती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सुशील जी, मैं भैया कहने का हक रखता हूँ। तो आदरणीय सुशील भैया, सर आरसीपी सिंह साहब, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय और उपस्थित सभी लोगों को सलाम करता हूँ। मेरे जैसा कि सुशील जी ने कहा कि बेटे के सबके बच्चे और मेरे भी और वक्त का पूरा कर। धन्यवाद। आप तो सबको डिस्पोजल करने में लगेगा ना, आपको डिस्पोजल करने में सबको लगेगा। चलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुछ ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मैं अपने माननीय सांसद नालंदा श्रीकृष्ण जी से निवेदन करता हूँ किसी पद को प्रदान करें। मैं नाम देता हूँ दीपक वेदर।
वो मंदिर एक मिनट लाइव है क्या भैया समाज शांति भी बाबू जी का मूर्ति का अनावरण आप कर रहे हैं भैया। स्वर्गीय श्याम नारायण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय श्याम नारायण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय सम्राट बाबू अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय सम्राट बाबू अमर रहे, अमर रहे। बच्चा हुआ हम लोग। अरे वाह क्या बात है, साफ फोटो ले वहाँ से लीजिए बोलिए कैसे खींचे तो गोल वाला छुइएगा हो जाएगा। प्रेम ना देख का खींचे दिन फोटो खींचे दे, फोटो डालो ना आ गलो ने हुआ पा दीदी तो पा गई, हम नहीं पाएंगे। बाबा जी सब लंबा हम भी पा गए। इसमें डाल लीजिए, लेते जाओ। सुनो पापा, हम गढ़वा में डाल लीजिए। कहाँ ले जाना? डाल कहाँ ले पापा? कपड़ा कहाँ से? कपड़ा भी डाल दो। इसको डाल सबको डाल। वृक्षारोपण नहीं करवाए लेकिन